3 महीने में डुएलो की शुरुआत में ही दोस्त शंजिक वुकुन जागृत हुए और वो कियान रेंशु का बचपन का दोस्त भी बन गया। रात होते ही लिंग फेंग खिड़की के सामने अकेला खड़ा होकर आसमान में फैले तारों को देखने लगा। कियान दाओलियो की सिखाई हुई बातें हमेशा उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। एक दिन आंगन में अचानक साफ और शोर भरी आवाजें सुनाई दी। दुगु यान, हुलियना, शियू ये और यान चारों 7 साल के बच्चे जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लिंग फेंग भाई, हमने सुना है कि आप बाहर यात्रा करने जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो ना। हम निश्चित रूप से आपकी बात मानेंगे और बिल्कुल परेशानी नहीं करेंगे। दुगु यान ने लिंग फेंग की टांग पकड़ ली। उसके छोटे से चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। हुलियना ने उसके कपड़े पकड़ लिए और नरम आवाज में विनती करने लगी। उसकी चमकती हुई खुलसी जैसी आंखों में पूरी उम्मीद थी। छोटा यान भी सीना तानकर खड़ा हो गया और दावा करने लगा कि उसकी ताकत बिल्कुल कमजोर नहीं है और वो पूरी यात्रा के दौरान लिंग फेंग की रक्षा कर सकता है। अपने साथ बड़े हुए इन दोस्तों को देखकर लिंग फेंग के दिल में गर्माहट भर गई, लेकिन वो फिर भी उन्हें प्यार से मना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इस बार की यात्रा बहुत लंबी है और रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। तुम्हारी हुनली अभी कम है, इसलिए मैं पूरे रास्ते तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। यान फिर भी मानने को तैयार नहीं था और लगातार साथ चलने की जिद करता रहा। लिंग फेंग ने धैर्य से उसे समझाया और वादा किया कि जब भी सभी थोड़े बड़े हो जाएंगे और उनकी ताकत बढ़ जाएगी, तब अगली बार वो उन्हें पूरे दाकुल में घूमने के लिए जरूर लेकर जाएगा। शिव ये सबसे ज्यादा समझदार था। उसने तुरंत बाकी सभी को रोकते हुए साफ कहा कि उनकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है और उनके साथ जाने से वे केवल लिंग फेंग के लिए परेशानी बनेंगे। उसने गंभीरता से वादा किया कि सभी लोग मेहनत से साधना करेंगे और लिंग फेंग के वापस आने पर उसे अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे। बच्चों के दिल में बहुत अनिच्छा थी और उनकी आंखें भी लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। लिंग फेंग ने सभी के सिर पर हाथ फेरा और वादा किया कि लौटते समय वो उनके लिए जरूर उपहार लेकर आएगा। तभी छोटे बच्चों की भावनाएं धीरे धीरे शांत हुई। वे 3-3 कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए वहां से चले गए। उन्हें दूर जाते हुए देखकर लिंग फेंग के मन में भावनाएं उमड़ने लगी। इस जीवन में उसने अपने पिछले जीवन का अकेलापन पीछे छोड़ दिया था। उसके पास परिवार, बड़े बुजुर्ग और ऐसे लोग थे जो उसका साथ देते थे। इन सरल और सच्चे लोगों के साथ बना ये रिश्ता ही वो बंधन था जिसे वो इस जीवन में सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई। लिंग फेंग ने अपने माता पिता से विदा ली और आधिकारिक रूप से यात्रा के लिए निकलने वाला था। जैसे ही वो आंगन के बाहर निकला, उसने कियान रेंशु और जिन चेंग को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा। दोनों ने भी अपने बड़े बुजुर्गों से अनुमति ले ली थी और यात्रा पर साथ जाने की जिद की थी। लिंग फेंग ने दोनों की शिवय के बारे में पूछा। कियान रेंशु पहले ही 57वें स्तर की हुनवांग बन चुकी थी। जिन चेंग 43वें स्तर का होनसोंग था। इतनी कम उम्र में उनकी शिवय पूरे दाकुल के समान उम्र के लोगों में सबसे आगे थी और दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे। लिंग फेंग ने दोनों की प्रतिभा की प्रशंसा की। जिन चेंग ने पूरे जोश के साथ कहा कि वो भविष्य में जेसीए डॉलर जरूर बनेगा। कियान रेंशु ने शांत भाव से कहा कि पूरी यात्रा के दौरान वो लिंग फेंग की व्यवस्था के अनुसार ही चलेगी। तीनों ने यात्रा की योजना तय की। सबसे पहले अलग अलग स्थानों पर स्थित वुहुन किंडरगार्टन का निरीक्षण करना था। इसके बाद वे जिग्बत बीमयान, गहरे समुद्र, रेगिस्तान और दूसरे अज्ञात क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। वे वास्तव में इस दुनिया के अलग अलग रूपों और लोगों के जीवन को महसूस करना चाहते थे। आंगन के बाहर चारों छोटे बच्चे फिर से अपना सिर बाहर निकालकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने लिंग फेंग से जल्दी लौटने, अच्छी तरह साधना करने और अपनी ताकत बढ़ाने का वादा करने को कहा। लिंग फेंग ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। फिर वो मुड़ा और कियान रेंशु तथा जिन चेंग के साथ सुबह की रोशनी की ओर आगे बढ़ गया। शहर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी पहले से काफी देर से इंतजार कर रही थी। तीनों गाड़ी पर चढ़े और यात्रा शुरू कर दी। सुबह की रोशनी में वुहुन सिटी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। उनके दिल में एक दृढ़ विश्वास था। ये जगह उनकी जड़ और उनका घर थी और आगे का रास्ता पहाड़ों, नदियों और विकास से भरा था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही। रास्ते में जिन चेंग उत्साह से पूछता रहा कि क्या वे हेवन डो सिटी जाएंगे। लिंग फेंग ने कहा कि सबसे पहले वे हेवन डो सिटी के वुहुन किंडरगार्टन की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। आगे का रास्ता लंबा था। विशाल दाकुल के अनगिनत रूप उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी दिन रात चलती रही। 3 दिन बाद वे एक शानदार और विशाल शहर की दीवार के सामने पहुंचे। शहर की दीवार बेहद ऊंची और भव्य थी। शहर के दरवाजे पर व्यापारियों की भीड़ जमा थी और लोगों की आवाजाही लगातार हो रही थी। हर तरफ समृद्धि का दृश्य दिखाई दे रहा था। अपनी पहचान की वजह से अननेसेसरी ध्यान आकर्षित न हो, इसलिए लिंग फेंग ने मोटे कपड़े के 3 जोड़े निकाले। तीनों ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और वुहुन हॉल के कोड़े से आदित्य होने की अपनी पहचान छिपा ली। लिंग फेंग ने उनके लिए एक नई पहचान तय की। तीनों ने खुद को बराक किंगडम से यात्रा करने वाले छोटे कुलीन भाई बहन के रूप में पेश किया। वे चुपचाप शहर में प्रवेश करने वाले थे। तीनों ने अपनी असाधारण आभा को छिपा लिया और अपने तेज तेवरों को दबा दिया। वे लोगों की भीड़ में शामिल होकर आसानी से शहर के दरवाजे की जांच पार कर गए। किसी को भी कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। शहर के अंदर प्रवेश करते ही चौड़ी और व्यवस्थित सड़कें दिखाई दी। दोनों तरफ अनगिनत दुकानें थी और दुकानदार लगातार सामान बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। अमीर व्यापारी, हुनशी, साधारण लोग और भिखारी, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। यहाँ इंसानी दुनिया के अलग अलग रूप साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़े। जिन चेंग हर नई चीज को देखकर बेहद उत्साहित था और चारों तरफ देखकर लगातार उत्सुकता से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कियान रेंशु शांत भाव से उनके साथ चल रही थी और चुपचाप हेवन डो सिटी के माहौल और रीति रिवाजों को देख रही थी। ताजा जानकारी हासिल करने के लिए तीनों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में एक चाय खाने को चुना। वे खिड़की के पास बैठ गए, चाय और नाश्ता मंगाया और आसपास के लोगों की बातचीत ध्यान से सुनने लगे। चाय खाने में हर तरह के लोग मौजूद थे। यहाँ अलग अलग तरह की खबरें तेजी से फैल रही थी। बगल की मेज पर बैठे व्यापारी वुहुन हॉल द्वारा हाल ही में खोले गए बच्चों के संस्थानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे ये भी कह रहे थे कि वुहुन हॉल का शंजिक खुद टीम का नेतृत्व करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है। 12 साल की उम्र में शंजिक बनने की उसकी असाधारण प्रतिभा ने सभी को हैरान कर दिया था। लोग लगातार उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दोनों ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इसी समय नीचे सड़क से अचानक शोर और झगड़े की आवाज आने लगी। एक दबंग आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लोगों को रास्ते से हटाते हुए लोगों का एक समूह सड़क पर जबरदस्ती आगे बढ़ रहा था। वे बेहद अहंकारी अंदाज में रास्ता साफ कर रहे थे। सबसे आगे एक शानदार कपड़े पहना हुआ युवक घोड़े पर तेजी से दौड़ रहा था। वो बिना किसी परवाह के राह चलते लोगों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। साधारण लोग जल्दी से रास्ते से हट गए। वे गुस्से में तो थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिंग फेंग ने चाय खाने के एक बुजुर्ग से पूछताछ की। बुजुर्ग ने बताया कि वो हेवन डो के 4 राजकुमारों में से एक जिद्दी राजकुमार शू फेंग था। राजकुमार होने की अपनी पहचान के सहारे वो हमेशा मनमानी करता था। हेवन डो सिटी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे आसानी से परेशान करने की हिम्मत करे। लिंग फेंग की आंखों में हल्की चमक आई। उसने मन ही मन सब समझ लिया। मूल कहानी में यह दबंग और जिद्दी व्यक्ति भविष्य में इतनी ऊंची स्थिति
स्थिति तक पहुंच गया था, लेकिन दुनिया में इतने बदलाव हो चुके थे। क्या इस बार भी इस व्यक्ति का भाग्य उसी तरह दोहराया जाएगा? शोर करती भीड़ से बचते हुए तीनों उठे और शहर के पूर्वी हिस्से की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, सड़कें और भी संकरी और पुरानी होती गई। यहाँ ज्यादातर साधारण लोग रहते थे। शहर के केंद्र की समृद्धि और भव्यता से यह इलाका बिल्कुल अलग था। जिनशेंग के मन में सवाल उठा कि वुहेन किंडरगार्टन को आखिर गरीबों के इलाके में क्यों बनाया गया है। लिंगफेंग ने शांत भाव से समझाया, जिन लोगों को वास्तव में मदद और शिक्षा की जरूरत है वे हमेशा नीचे के गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सामने एक नया और साफ सुथरा परिसर था। सफेद दीवारों और साफ सुथरे दरवाजे के ऊपर वुहेन किंडरगार्टन का बड़ा और भव्य बोर्ड लगा हुआ था। अंदर से बच्चों के पढ़ने की साफ और मधुर आवाजें आ रही थी। 3 से 4 साल से लेकर 5-6 साल तक के दर्जनों गरीब बच्चे एक जैसे कपड़े पहने हुए व्यवस्थित तरीके से बैठे पढ़ रहे थे। उनकी आंखें साफ और चमकदार थीं। बाहर दीवार के पास कई बच्चों की माताएं शांत खड़ी होकर अपने बच्चों को देख रही थी। उनके चेहरों पर संतुष्टि और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर जिनशेंग के मन में भावनाएं उमड़ आई। अगर बचपन में उसके पास भी ऐसी जगह होती तो उसे भी। कियान रेंचू ने कहा, इस तरह की शिक्षा आखिरकार लाखों लोगों को वुहेन हॉल की दया और योगदान याद रखने पर मजबूर करेगी। लिंगफेंग कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों से इस शिक्षा के परिणामों को देखा और उसके मन में काफी संतुष्टि पैदा हुई। इसके बाद वो मुड़कर वहां से चला गया। तीनों ने एक शांत होटल खोजा और वहीं ठहर गए। वे हेवेंड्रो सिटी में कुछ समय रुककर यहाँ की अलग अलग परिस्थितियों और लोगों के जीवन को देखना चाहते थे, लेकिन अभी वो ठीक से ठहरे भी नहीं थे कि नीचे से अचानक तेज और जल्दबाजी भरी शोर की आवाज आने लगी। एक नई परेशानी अचानक उनके सामने आ चुकी थी। नीचे से अचानक दबंग डांटने की आवाज सुनाई दी और सराय की शांति टूट गई। स्योबेंग अपने लोगों के साथ जबरदस्ती अंदर घुसाया और जोर देकर सराय के मालिक से अपने राजकुमार के लिए सबसे अच्छा कमरा खाली करने और बढ़िया अतिथि कक्ष तैयार करने को कहने लगा। उसका रवैया बेहद दबंग और अहंकारी था। सराय का मालिक बार बार झुककर विनती करता रहा और साफ बताया कि सराय पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन स्योबेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिंगफेंग ने खिड़की से नीचे देखा। वास्तव में वो दिन में सड़क पर मनमानी करने वाला चौथा राजकुमार स्योबेंग ही था। जब उसे पता चला कि सराय में बराक किंगडम के 3 अनजान युवक ठहरे हुए हैं तो स्योबेंग तुरंत अपने लोगों को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसने एक लात मारकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में तिरस्कार और अहंकार भरा हुआ था। एक छोटे से अधीनस्थ राज्य के गवारों की भी इतनी हैसियत है कि वे यहाँ के ऊपरी दर्जे के कमरे में रहें। स्योबेंग ने मनमाने ढंग से उनका मजाक उड़ाया। उसकी नजर तीनों पर घूमते घूमते आखिरकार सुंदर चेहरे वाली कियान रेंशू पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में लालच की चमक दिखाई दी। उसने वहां मौजूद लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की और हाथ बढ़ाकर कियान रेंशू को छेड़ने की कोशिश की। वो उसे जबरदस्ती राजमहल ले जाकर अपने अधिकार में रखना चाहता था। जिनशेंग तुरंत गुस्से में आ गया और हमला करने वाला ही था, लेकिन लिंगफेंग ने अपनी नजरों से उसे रोक दिया। बिजली जैसी तेजी से लिंगफेंग ने अपना हाथ उठाया। उसने सटीक तरीके से स्योबेंग की कलाई पकड़ ली। लोहे की पकड़ जैसी ताकत अचानक कस गई। दर्द के कारण स्योबेंग के दांत खिटखिटाने लगे और वो चीख उठा। उसके साथ आए लोग तुरंत अपने वुहेन को सक्रिय करके झुंड में आगे बढ़े। लिंगफेंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बस हाथ को जोर से झटका। स्योबेंग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया और जाकर उसके साथ आए लोगों के बीच जोर से गिरा। कुछ ही पल में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए बुरी तरह जमीन पर जा गिरे। स्योबेंग मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने राजकुमार पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन वो लिंगफेंग के हमले को बिल्कुल देख ही नहीं पाया था। उसका दिल समझ गया था कि सामने वाले की ताकत बेहद गहरी और रहस्यमयी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति ने दोबारा आगे बढ़कर उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। स्योबेंग गुस्से और डर से भर गया था, लेकिन उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल धमकी देकर अपने लोगों के साथ बुरी तरह भाग गया। ये दृश्य देखकर जिनशेंग जोर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि स्योबेंग की हालत बेहद दयनीय थी और उसे देखकर उसका दिल खुश हो गया। कियान रेंशू ने धीमी आवाज में याद दिलाया, इस बार हमने शाही परिवार को नाराज कर दिया है, आगे परेशानी हो सकती है। लिंगफेंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक जिद्दी राजकुमार कोई बड़ी लहर नहीं उठा सकता। मैं इसी मौके का इस्तेमाल हेवेंडो के शाही परिवार की सहनशीलता और उनकी सीमाओं को परखने के लिए करूंगा। देखते हैं स्यूये एम्परर इस मामले को कैसे संभालते हैं। अगर स्यूये सही और गलत में फर्क करके अपने लोगों को नियंत्रित करते हैं तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगर शाही परिवार अपने लोगों का पक्ष लेता है तो फिर हेवेंडो के शाही परिवार को यह समझाना पड़ेगा कि वुहेन हॉल के लोगों को कोई भी अपनी मर्जी से धमका नहीं सकता। तीनों चुपचाप स्थिति के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगे। लिंगफेंग ने अपनी स्पिरिचुअल लिंक को चुपचाप फैलाकर पूरी सराय को ढक लिया। वो सामने वाले के दोबारा पलटकर आने का इंतजार कर रहा था। रात और गहरी होती गई। सराय फिर से शांत हो गई। आधी रात बीतकर चांद आसमान के बीचों बीच पहुंचा ही था कि 2 छिपी हुई और बेहद शक्तिशाली आभाएं चुपचाप सराय के बाहर पहुंची। रात की सुनसान गली में 2 बुजुर्गों की आकृतियां सराय की छाया में खड़ी थी। उनकी आभा पूरी तरह भीतर छिपी हुई थी और उनकी असली ताकत गहराई से छिपी हुई थी। अपनी अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिचुअल लिंक के सहारे लिंगफेंग ने तुरंत दोनों की शिवाइयों का पता लगा लिया। भारी आवाज फिर गूंजी। दोनों बुजुर्गों ने गरजते हुए सवाल किया कि उन्होंने स्यूबेंग के साथ आए लोगों को क्यों घायल किया। उनका रवैया बेहद अहंकारी था। उन्होंने घटना के पीछे की वजह जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। जिनशेंग खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। उसने साफ बताया कि स्यूबेंग ने पहले परेशानी खड़ी की थी, लेकिन दोनों हुनसेन ने उसकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने सीधे कहा, राजकुमार को जो चीज पसंद आ जाए वो उसके लिए उपहार है। तुम लोगों ने राजकुमार की इच्छा मानने से इनकार किया है। तुम्हारा मरना ही उचित है। जल्दी से हमारे साथ राजमहल चलो, वहाँ राजकुमार खुद फैसला करेंगे। उनमें से एक हुनसेन की आवाज ठंडी थी और उसमें किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिंगफेंग ने हल्की भाव उठाई और शांत भाव से पूछा, सिर्फ तुम दोनों के भरोसे? उस एक वाक्य ने दोनों हुनसेन को पूरी तरह भड़का दिया। दोनों ने तुरंत वो हुन फुत्ती किया। उनके हुनवार तेजी से घूमने लगे और शक्तिशाली हुनली का दबाव अचानक फैल गया। जिनशेंग ने दर्द में हल्की करार निकाली। उसका शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन उसने दांत भींचकर इस दबाव को सह लिया और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। कियान रेंशू के शरीर के चारों ओर हुनली घूमने लगी और उसने आसानी से पूरे दबाव को खत्म कर दिया। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, लेकिन लिंगफेंग तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को दबा देने वाला यह भयंकर दबाव उसके लिए केवल सतह से गुजरने वाली हल्की हवा हो। दोनों के कुछ समझ पाने से पहले ही लिंगफेंग ने अपना हाथ हल्के से लहराया। एक दूसरा प्रकाश तुरंत फैल गया। शिशनजुयू की शक्ति ने पलक झपकते ही चारों ओर के 3-4 क्षेत्र को ढक लिया। क्षेत्र की शक्ति के प्रभाव में दोनों हुनसेन तुरंत फंस गए। उनके शरीर हुनली और यहाँ तक कि उनकी सोच
की गति भी बेहद धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बेहद गाड़ी कीचड़ में फंस गए हों। उनमें से एक हुनसेन के मन में डर पैदा हुआ। उसने भागने की कोशिश की लेकिन क्षेत्र ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। लिंगफेंग ने शांत आवाज में कहा, वापस जाकर स्यूबेंग से कहना कि दोबारा मुझे परेशान करने मत आए। दोनों हुनसेन कैसे भागे जैसे उन्हें मौत से छुटकारा मिला हो। वे लुढ़कते पड़ते हुए बुरी तरह भाग निकले और एक पल के लिए भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। जिनचेंग जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि उसके बड़े भाई की ताकत सच में अविश्वसनीय है। दो हुनसेन को भी केवल एक चाल में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया था। कियान रेनशो शांत भाव से विश्लेषण करने लगी। वे इतनी आसानी से अपमानित होकर चले गए हैं। निश्चित रूप से स्यूबेंग इसे यहीं खत्म नहीं करेगा। असली परेशानी अभी आगे है। तीनों अभी मुड़कर ऊपर जाने ही वाले थे कि अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सैकड़ों सैनिकों की एक जिंदगी सेना ने लंबी भालाएं हाथ में ले रखी थी। उन्होंने कवच पहन रखा था और मशाले जला रखी थी। पूरी सराय को रात में चारों ओर से घेर लिया गया। आसमान तक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। हर तरफ भयंकर सादगी फैल गई। सैनिकों की भीड़ अलग हुई और स्यूबेंग दोबारा सामने आया। उसके चेहरे से पहले वाला डर गायब हो चुका था। उसकी जगह अब बेताशा घमंड और जीत का विश्वास था। वो हाथ में तैसन लिए ऊपर से तीनों को देखने लगा। राजकुमार स्यूबेंग, क्या तुम सच में हमारे साथ आखिर तक लड़ना चाहते हो? स्यूबेंग का घमंड और भी बढ़ गया। वो मानता था कि अब लिंगफेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कहा कि अगर वे अभी आत्मसमर्पण कर दें तो शायद वो उन्हें माफ कर सकता है। लिंगफेंग ने अब कोई अतिरिक्त बहस नहीं की। उसने बस मुड़कर कियान रेनशू की ओर संकेत किया। कियान रेनशू तुरंत समझ गई। उसकी आंखें पल भर में चमकदार सुनहरे रंग में बदल गईं। 8 विंग 33 वुवन पूरी तरह प्रकट हो गया। पवित्र सुनहरी रोशनी ने पूरी सड़क को रोशन कर दिया। 57 स्तर की हुनवांग की भयंकर बिया बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ी और पूरे क्षेत्र को दबा दिया। सभी किंकू सैनिक उसी जगह जड़ हो गए। उनके हाथों से लंबी भालाएं जमीन पर गिर गईं। सभी सैनिक डर से कांपने लगे। दोनों हुनसेन के पैर कांप गए और वे उसी जगह। संत से मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। वो पागलों की तरह सिर पटक कर माफी मांगने लगा। अभी कुछ देर पहले तक जो अहंकार और दबंगई उसके अंदर थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लिंगफेंग ने नीचे देखते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में न तो मजाक था और न ही जीत का घमंड, सिर्फ अत्यंत शांति थी। उठो, जो नहीं जानता उसे दोष नहीं दिया जाएगा। आज की बात यहीं खत्म। श्योबेंग का पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सुरक्षित बच सकता है। लिंगफेंग ने अब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो मुड़कर कियान रेनशू और जिनचेंग की ओर देखने लगा। चलो वापस कमरे में जाकर आराम करते हैं। तीनों मुड़े और सराय के भीतर चले गए। पीछे श्योबेंग काफी देर तक घुटनों के बल वहीं बैठा रहा। 200 शाही सैनिक भी सड़क पर खड़े होकर पूरी तरह शांत हो गए थे। किसी में भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। जब तीनों की आकृतियां सीढ़ियों के मोड़ के पीछे पूरी तरह गायब हो गईं, तब श्योबेंग ने डर से कांपते हुए आखिरकार जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। उसके पास खड़ा बुजुर्ग सावधानी से आगे आया और कुछ कहने वाला था, लेकिन श्योबेंग ने मुड़कर गुस्से से जोरदार चीख लगा दी। सराय के कमरे में जिनचेंग पूरी तरह उलझन में था। वो तेजी से लिंगफेंग के पास पहुंचा और पूछा, बड़े भाई, वो अभी इतना अहंकारी था, आपने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? लिंगफेंग खिड़की के पास गया और बाहर शहर से पीछे हट रही सेना को देखते हुए धीमी आवाज में समझाने लगा। उसे मारने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से केवल स्यूये एम्परर पूरी तरह भड़क जाएगा और अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। आज के दिन जो इंसल्ट मिला वही उसके लिए सबसे गहरा सबक है। कियान रेनशू ने सहमति ने कहा, सही है। स्यूबेंग निश्चित रूप से ये बात स्यूये एम्परर को बताएगा। जब स्यूये एम्परर को पता चलेगा कि संत हेवेंडो सिटी में मौजूद है, तो शाही परिवार भविष्य में कोई भी कदम उठाते समय निश्चित रूप से सावधानी बरतेगा। लिंगफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। जिनचेंग आधी बात समझा और आधी नहीं, लेकिन वो दृढ़ता से लिंगफेंग की व्यवस्था मानने के लिए तैयार था। वो अपना सिर खुजाते हुए मुस्कुराया और वापस कमरे में चला गया। लिंगफेंग खिड़की के सामने खड़ा शांत सड़क को देखता रहा। उसके मन में सब कुछ स्पष्ट था। इस बार हेवेंडो सिटी की यात्रा शायद समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। जो कुछ देखना और सुनना था वो लगभग पर्याप्त हो चुका था। अब अगली जगह की ओर जाने का समय आ गया था। इसी समय हेवेंडो वुहुन सेंट हॉल में एक बड़ी परेशानी का एहसास होते ही डर सीधे सिर तक पहुंच गया। सेलेस ने तुरंत आदेश दिया, सभी उच्च स्तर के हुनसेर, हुनसंत और हुनदी को तुरंत इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। 1 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि 20 से अधिक उच्च स्तर के हुनसेर इकट्ठा हो गए। सेलेस ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वो अपने लोगों लेकर तेजी से शहर के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा। जब वे वहां पहुंचे तब श्यूबेंग अपने सैनिकों की अक्षमता पर गुस्से से चिल्ला रहा था। सेलेस अब और सहन नहीं कर सका। 86वें स्तर के हुंद और टोरों की शक्ति अचानक विस्फोट की तरह बाहर निकली। पर्वत जैसे विया ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया। सेलेस ने ठंडी आवाज में श्यूबेंग को पुकारा। श्यूबेंग का शरीर तुरंत जम गया। सेलेस की भयंकर सादगी देखकर उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो डर के कारण बोल तक नहीं पाया। सेलेस कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। एक छोटा सा राजकुमार मेरे वुवन हॉल को घेरने के लिए सेना लेकर आने की हिम्मत करता है। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, सभी किंगों को वापस हटाओ। इसके बाद वो सीधे सराय के भीतर चला गया। खिड़की के पास खड़े लिंगफेंग को देखते ही, जिसकी आभा और व्यक्तित्व असाधारण था, सेलेस के मन में कोई संदेह नहीं बचा। वो तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। उसके पीछे मौजूद 20 से अधिक हुनसेर भी एक के बाद एक घुटनों पर बैठ गए। अधीनस्थ सेलेस संत देंशा को प्रणाम करता है, आपकी रक्षा करने में देर हुई। संत को डर का सामना करना पड़ा, इसके लिए अधीनस्थ को 1000 बार मरना भी कम है। लिंगफेंग का चेहरा शांत रहा। उठो, इतनी छोटी बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। शांत निश्चिंत रहे, अधीनस्थ आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर देगा। सेलेस की आंखों में गुस्सा और साथ ही उभर आई। उसने भारी आवाज में कहा, श्यूबेंग ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, अधीनस्थ निश्चित रूप से उससे इसकी कीमत वसूल करवाएगा और उसे समझाएगा कि वुवन हॉल के संत का अपमान नहीं किया जा सकता। लिंगफेंग ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। जरूरत नहीं है, उसे पहले ही अपना सबक मिल चुका है। इसके बाद लिंगफेंग ने विषय बदलते हुए सेलेस से पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वुवन हॉल ने हेवेंडो में जो किंडरगार्टन खोले हैं, उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है? सेलेस ने तुरंत अपना गुस्सा दबा लिया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, संजय, चेंदो और चेनान दोनों फंशाओ मूर्तवान सुनज है। अब तक 500 से अधिक गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। लोग वुवन हॉल के प्रति बहुत आभारी हैं। बच्चों को हर दिन पढ़ना लिखना और गणित सिखाया जाता है और वुवन हॉल की ओर से उनके भोजन और कपड़ों की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। लिंगफेंग को खोखली बातें पसंद नहीं थी। उसने सीधे मुख्य बात पूछी, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये पूछा हूँ कि क्या बच्चे पेट भरकर खा सकते हैं और गर्म कपड़े पहन सकते हैं? जो चीजें उन्हें सिखाई जा रही हैं, क्या वे वास्तव में उनके काम की हैं? सेलेस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, संजय, ये सब छोड़ो सुस्त है। लिंगफेंग ने हल्के से हाथ हिलाया, कम से काम ठीक तरह से हो रहा है। कल सुबह मैं हेवेंडो सिटी छोड़ दूंगा। आज रात की घटना यही खत्म। अब मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वो थोड़ा रुका और उसके स्वर में गंभीरता आ गई। याद रखो, ये शिक्षा लोगों को खरीदने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि नीचे तबके के बच्चे सुरक्षित और स्थिर तरीके से बड़े हो सके। सेलेस ने झुककर प्रणाम किया, आपकी शिक्षा मुझे हमेशा याद रहेगी। अधीनस्थ निश्चित रूप से संत के आदेश को याद रखेगा। इसके बाद लिंगफेंग कियान रेनशू और जिनचेंग को लेकर ऊपर चला गया। सेलेस सराय से बाहर निकला। सड़क के किनारे डरे और बदहवास खड़ी श्यूबेंग को देखकर उसने ठंडी आवाज में कहा, आज रात जो हुआ मैं उसे जैसा हुआ है वैसा ही स्यूये एम्परर को बताऊंगा। सेलेस अच्छी तरह जानता था कि यह मामला कितना गंभीर था। उसने मन ही मन राहत की सांस ली कि संत ने बहुत बड़ा दिल
दिखाया था। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि सराय के चारों ओर भारी संख्या में सैनिक तैनात किए जाए और संत की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाली जाए। उनके जाने के बाद ही सुरक्षा हटाई जाए। साइलस मुड़कर जाने वाला था, अचानक उसकी नजर ठंडी हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, रुको। स्यूबेंग का पूरा शरीर जम गया। वो धीरे से मुड़ा, उसका दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। साइलस ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर भीड़ में कांप रहे उन दो हॉन्सिस हुनसेन पर टिक गई। उसने आदेश दिया, तुम दोनों आगे आओ। दोनों हुनसिस डरते हुए घुटनों के बल बैठ गए। वे साइलस के सामने कांपते हुए खड़े थे। दोनों जल्दी जल्दी सफाई देने लगे। हम स्यूबेंग के आदेश पर आए थे। हमें केवल उन युवकों को सबक सिखाना था जिन्होंने राजकुमार का अपमान किया था। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सामने वाला वोहन हॉल का संत है। साइलस की आवाज ठंडी और हड्डियों तक चुभने वाली थी। न जानना तुम्हारा बहाना नहीं हो सकता। तुम दोनों हुनसिस हो। एक 7 साल के बच्चे के खिलाफ 2 हुनसिस भेजे गए। ये पहले ही बड़ी गलती है और तुम्हारा लक्ष्य वोहन हॉल का संत था। ये अपराध माफ करने योग्य नहीं है। स्यूबेंग घबराकर बीच में बोल पड़ा, वे शाही परिवार के लोग हैं। इन्हें सजा देने का अधिकार मेरे पिता स्यूये एम्परर का है। साइलस ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसकी शक्ति का दबाव पूरे क्षेत्र पर फिर से छा गया। उन्होंने वोहन हॉल के संत का अपमान किया है। इस मामले में हेवन डो का शाही परिवार हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता। इतना कहते ही 86वें स्तर के हुन डॉटरों की उंगली अचानक फट पड़ी। साइलस की हथेली में चमकदार सफेद रोशनी जमा होने लगी। उसने अपना हाथ जोर से नीचे की ओर मारा। तेज सफेद रोशनी ने दोनों हुनसेन को पूरी तरह ढक लिया। अगले ही पल दोनों हुनसेन बिना किसी आवाज के राख में बदल गए और हवा के साथ बिखर गए। पूरे इलाके में मौजूद सैनिक एकदम शांत हो गए। स्यूबेंग वहीं खड़ा रह गया। उसका शरीर और मन बनिया पूरी तरह कांप उठे थे। साइलस की इस बिजली जैसी कार्रवाई ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। साइलस का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने हल्की आवाज में स्यूबेंग से कहा, वापस जाकर स्यूये एम्परर को बता देना कि इन दोनों को वोहन हॉल ने मारा है। अगर उसे कोई आपत्ति है तो वो सीधे मेरे पास आ सकता है। स्यूबेंग ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो बुरी तरह वहां से भाग गया। उसके पीछे मौजूद सभी सैनिक भी चारों तरफ भागने लगे। साइलस ने सिर उठाकर दूसरी मंजिल की रोशनी वाली खिड़की की ओर देखा। वहां लिंग फेंग की आकृति दिखाई दे रही थी। हेवन डो पैलेस के राजकीय अध्ययन कक्ष में सुई ये एम्परर हाथ में एक गुप्त खजाना पकड़े हुए बैठा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर और गुस्से से भरा हुआ था। क्राउन प्रिंस सुई किंग हाथ नीचे किए चुपचाप खड़ा था। कभी कभी वो दरवाजे की ओर देख लेता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। अंदर से सूचना आई, सू बेंग को बुलाया गया है। सू ये एम्परर ने ठंडी आवाज में कहा, उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। सू बेंग ने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बेहद पीला था। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। उसमें पहले वाली जरा भी अकड़ नहीं बची थी। वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा संगमरमर के फर्श से लगा हुआ था। वो कांपती आवाज में प्रणाम करने लगा। राजकीय अध्ययन कक्ष में केवल मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और शांत आवाजें गूंज रही थी। उस अदृश्य दबाव के कारण सू बेंग के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। वो हाथ उठाकर उसे पूछने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद सुई ये एम्परर ने गंभीर आवाज में कहा, सिर उठाओ। सू बेंग ने धीरे धीरे सिर उठाया। सम्राट का चेहरा ठंडा और गंभीर था। उसके चेहरे को देखते ही सू बेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। सू ये एम्परर ने उससे पूछा, कल रात जो हुआ सब कुछ साफ साफ बताओ। सू बेंग के होंठ कांपने लगे। उसने एक एक करके पूरी घटना बताई। उसे पता चला था कि सराय में 3 अजनबी युवक ठहरे हुए हैं। वो अपने लोगों को लेकर वहां गया और उन्हें परेशान किया, लेकिन लिंग फेंग ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद साइलस वहां पहुंचा और उसने 2 वांगशी हुओशंग को एक ही प्रहार में मार डाला। कहानी के अंत तक सुई बेंग की आवाज बेहद धीमी हो चुकी थी। सू ये एम्परर ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उनमें केवल गहरी थकान थी। 2 वंशे को इस तरह मार दिया गया। वोहन हॉल का दबदबा सच में बहुत बढ़ गया है। सुई किंग ने धीरे से कहा, पिता, उन दोनों ने संत का अपमान किया था। सालिस अपने मालिक की रक्षा के लिए उतावला था, इसलिए उसका ऐसा करना कुछ हद तक समझा जा सकता है। सुई ये एम्परर ने ठंडी हंसी के साथ उसकी बात काट दी। समझा जा सकता है? उसने हेवन डो की राजधानी में मेरे 200 शाही सैनिकों के सामने मेरे लोगों को मार डाला। उसने हेवन डो एम्पायर को जरा भी महत्व नहीं दिया। उचित प्रक्रिया के अनुसार उन लोगों को मेरे हवाले किया जाना चाहिए था। सू बेंग फर्श पर झुका हुआ था और सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुई एम्परर ने अपने इस नाकाबिल बेटे को देखा। उसके मन में गहरी बेबसी थी। पूरा दिन बेकार घूमना और परेशानी खड़ी करना ही उसका काम था। सम्राट अपनी जगह से उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अगर सालिस समय पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे सैनिक और दोनों कुपन अब तक मर चुके होते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिंग फेंग उन दोनों से कमजोर था? 12 साल का हुंदी जिसकी ताकत सामान्य हुनसेक से बहुत अधिक है, उसने उन दोनों पर हमला नहीं किया। इसका केवल एक कारण था, तुम उसके सामने लड़ने के योग्य ही नहीं थे। सू बेंग का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। सुई एम्परर ने आदेश दिया, आज से अपने कमरे में बंद रहकर अपनी गलतियों पर विचार करो। जब तक मेरी अनुमति न हो अपने वांगफू से आधा कदम भी बाहर मत निकलना। सू बेंग जमीन पर घिसटता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब कमरे में केवल पिता और पुत्र रह गए थे। सुई किंग ने पूछा, पिता, वुहन हॉल के साथ आगे क्या करना चाहिए? सुई एम्परर ने निर्णय लिया, मुझे स्वयं जाकर माफी मांगनी होगी। सुई एम्परर ने गंभीर आवाज में कहा, किंग, याद रखना, इस दालिद में अंततः ताकत ही सबसे कठोर सत्य है। वुहन हॉल के पास इतने सारे फोंगो डॉलरों हैं, हेवन डो के पास इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर वे राजधानी में भी लोगों को मार सकते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, तो मेरे पास झुककर माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुई किंग ने झुककर आदेश स्वीकार किया। अगली सुबह वो सम्राट के साथ सराय की ओर निकल पड़ा। राजकीय अध्ययन कक्ष में अब केवल सुई एम्परर अकेला रह गया। वो सिंहासन पर बैठा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, 12 साल का हुंदी। सुई एम्परर ने नीले रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। उसने राजसी लॉन्ग पाव नहीं पहना था, लेकिन उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से सम्राट जैसी हुआ निकल रही थी। प्रिंस सुई किंग हाथ में एक सुंदर डिब्बा लिए उसके पीछे चल रहा था। सालिस पहले से वहां इंतजार कर रहा था। उसने बिना किसी डर या अहंकार के झुककर उनका स्वागत किया और उन्हें दूसरी मंजिल के कमरे तक ले गया। लिंग फेंग खिड़की के पास अकेला बैठकर चाय पी रहा था। क्योन रेंशुए और जिनचंग उसके पीछे खड़े थे। सम्राट ने दरवाजा खोला। उसकी नजर सीधे उस युवा लड़के पर पड़ी। उसकी उम्र अभी 12 साल से भी कम थी। दिखने में वो साधारण लग रहा था, लेकिन इसी छोटे से लड़के ने दोनों बड़े साम्राज्यों के कई शक्तिशाली लोगों के मन को हिला दिया था। सालिस ने सम्मानपूर्वक कहा, संजी। लिंग फेंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सम्राट को बैठने का संकेत दिया। टेबल पर वो सुंदर डिब्बा शांतिपूर्वक रखा गया था। लिंग फेंग ने डिब्बे पर एक नजर डाली, लेकिन अंदर क्या है ये पूछने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। सुई एम्परर ने धीमी आवाज में कहा, आज मैं विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आया हूं। लिंग फेंग अपनी जगह पर शांत बैठा रहा। वो सामने बैठे सम्राट को ध्यान से देखता रहा। इस समय वो किसी दूसरे देश के सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि अपने बेटे की गलती का समाधान करने आए एक साधारण पिता के रूप में दिखाई दे रहा था। लिंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, सम्राट को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। कल रात की बात पहले ही खत्म हो चुकी है। सुई एम्परर सीधा बैठ गया। उसके मन में युवक के प्रति प्रशंसा और बढ़ गई। उसे लगा था कि संजी अपमानित होने के बाद निश्चित रूप से नाराज होगा, लेकिन सामने वाले की सहनशीलता और सोच उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। संजी का हृदय वास्तव में विशाल है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सम्राट ने दोबारा बैठते हुए सामने रखा डिब्बा लिंग फेंग की ओर बढ़ाया। ये एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। लिंग फेंग ने डिब्बा खोला। अंदर चमकदार और चिकना हेवन डू रॉयल वॉर्म जेड रखा था। इसे लंबे समय तक पहनने से हुनली को पोषण मिलता था और साधना की गति बढ़ सकती थी। लिंग फेंग के वर्तमान स्तर पर भी इससे उसे कुछ लाभ मिल सकता था। लिंग फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया और उपहार स्वीकार कर लिया। सुई एम्परर कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। लिंग फेंग उसकी सोच समझ गया और खुद ही बोल पड़ा, सम्राट, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
सुई एम्परर काफी देर तक चुप रहा। अंततः उसने अपने मन में छिपे सवाल को सामने रखा। मैं साहस करके एक बात पूछना चाहता हूँ, वुहेन हॉल आखिर चाहता क्या है? पिछले कुछ वर्षों में वुहेन हॉल लगातार नई योजनाएं लागू कर रहा है, नए हथियारों को बेहतर बनाया जा रहा है, बिखरे हुए हुनसिर को संगठित किया जा रहा है, शिविरों को स्थिर किया जा रहा है, हर कदम पूरे दालित की नींव को हिला रहा है। मैं अब तक वुहेन हॉल के अंतिम उद्देश्य को समझ नहीं पाया। लिंग फेंग ने चाय उठाई और एक घूंट लिया। फिर उसने पूछा, सम्राट को क्या लगता है, क्या वुहेन हॉल का उद्देश्य सत्ता छीनकर सभी राज्यों को अपने अधीन करना है? आज भी कितने साधारण लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी हुनवार तक नहीं देखा? क्या उन्होंने शोषण की परतों को नहीं सहा है? क्या आपने ऐसे शहर नहीं देखे जहां वर्षों तक युद्ध चलता रहा और लोग अपने घर छोड़कर भटकने को मजबूर हो गए? क्या आपने छोटे राज्यों को शक्तिशाली देशों द्वारा निगलते हुए नहीं देखा, जहां उनके लोगों के पास अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार तक नहीं बचता? सुई एम्परर चुप हो गया। लिंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, वुहेन हॉल की मांग बहुत सरल है। हुनसिर और साधारण लोग अपनी अपनी जगह शांति से रहें, अलग अलग राज्य और शहर स्थिर होकर साथ अस्तित्व में रहें, बिना वजह होने वाली युद्ध और अशांति को पूरी तरह समाप्त किया जाए। जहां तक अलग अलग राज्यों की राजशाही को खत्म करने की बात है, वो ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे चिंता करने की जरूरत है। आखिरकार मैं अभी केवल 12 साल का बच्चा हूँ। ये सुनकर सुई एम्परर हंस पड़ा। उसकी हंसी में राहत, कड़वाहट और भावनाएं सभी मिली हुई थी। एक 12 साल का बच्चा वास्तव में वो काम कर रहा था जिसे वो खुद जीवन भर पूरा करना चाहता था। वो खड़ा हुआ और लिंग फेंग की ओर हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पूछा, कल रात उन दो कोपन को मैंने ही भेजा था। सालिस ने उन पर कार्रवाई की और आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि अगर सालिस समय पर नहीं पहुंचता तो आप उन दोनों के साथ क्या करते? लिंग फेंग का स्वर बिल्कुल शांत था, उसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वे इस समय तक जीवित नहीं होते। सुई एम्परर ने सब समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जाते समय सुई किंग ने पीछे मुड़कर लिंग फेंग को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा, जांच और सम्मान तीनों भाव मौजूद थे। लिंग फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। सुई किंग तुरंत तेज कदमों से अपने पिता के पीछे चला गया। दोनों के चले जाने के बाद लिंग फेंग ने धीमी आवाज में खुद से कहा, क्यों रेंशवे को हेवन रूम में जासूसी के लिए भेजना? सुई बैंक की वजह से मामला काफी दिलचस्प हो गया है। नीचे गाड़ी में सुई किंग ने चिंतित होकर पूछा, पिता आप ठीक हैं? सुई एम्परर ने सिर हिलाया। फिर उसने उल्टा पूछा, तुम लिंग फेंग के बारे में क्या सोचते हो? सुई किंग ने कुछ देर सोचा। मैं संसी को समझ नहीं सकता। इतनी कम उम्र में उसकी मानसिक स्थिरता और परिपक्वता अनगिनत वयस्कों से भी ज्यादा है। सुई एम्परर ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं भी उसे समझ नहीं सकता, लेकिन एक बात अब पूरी तरह निश्चित है, हेवन टू एम्पायर को उससे किसी भी कीमत पर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। गाड़ी धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ती रही। सराय में जिनचंग खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, बड़े भाई मुझे लगता है सुई एम्परर कोई बुरा इंसान नहीं है। लिंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, किसी सम्राट को केवल अच्छा या बुरा कहकर नहीं समझा जा सकता। उसके हर निर्णय का उद्देश्य अपने राज्य को स्थिर रखना होता है। आज वो माफी मांगने इसलिए नहीं आया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो इसलिए आया क्योंकि वुहेन हॉल की ताकत बहुत ज्यादा है और वो उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। 3 कटोरियां गर्मा गर्म हुला तांग की मेज पर रखी गईं। गाड़ी शोरबे में मेनजिन, मुल्लर और हुआंगा चाय मिली हुई थी। तीखी और खुशबूदार महक सीधे नाक तक पहुंच रही थी। जिन चेंग ने एक घूंट लिया। मिर्च की तीक्ष्णता महसूस होते ही वो लगातार सांस खींचने लगा, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये चीज इतनी तीखी और इतनी स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है। कियान रेंसो एक सुलभी छोटे छोटे घूंट लेकर पीने लगी। वो भी इस अनोखे स्वाद से पूरी तरह आकर्षित हो गई। लिंग फेंग ने तुरंत कटोरा नहीं उठाया। उसने कटोरे को हाथ में लेकर कुछ देर उसके रंग को देखा। इस परिचित खुशबू ने उसके पिछले जीवन की यादें जगा दी। उसने एक घूंट लिया। तीखी गर्माहट उसके गले से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखें उसी पल हल्की लाल हो गईं। उसने अपना सिर घुमा लिया। उसे अचानक दूर की एक पुरानी याद आ गई। कहा जाता था कि ये एक बेहद दूर स्थित गुप्त रेसिपी थी और पूरे इलाके में इसे बनाने वाली केवल यही एक दुकान थी। लिंग फेंग हल्का मुस्कुराया और सिर झुकाकर दोबारा तांग पीने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर लगातार नजरें टिकाए हुए है। उसने सिर उठाकर देखा। सड़क के बीच एक ग्रे पाह पहने बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा कपड़े से ढका हुआ था। केवल उसकी एक जोड़ी धुंधली और बूढ़ी आंखें दिखाई दे रही थीं, जिनके भीतर हल्की सुनहरी चमक छिपी थी। दोनों की नजरें आपस में मिली। लिंग फेंग के शरीर के भीतर डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल अचानक जोर से कांप उठा। उसी समय ग्रे पाह बुजुर्ग का शरीर भी थोड़ा कांपा। उसकी आंखों में सुनहरी चमक तेजी से उभरी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा। फिर ग्रे पाह बुजुर्ग मुड़ा और एक संकरी गली में चला गया। लिंग फेंग ने कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी। वो उठकर खड़ा हुआ। तुम दोनों पहले खाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। कियान रेंसो एक्सल ने ज्यादा सवाल नहीं किया। लिंग फेंग तेजी से सड़क पार करके गली में प्रवेश कर गया। गली लंबी और संकरी थी। दोनों तरफ ऊंची इमारतें खड़ी थीं। जमीन नम थी और आसपास का वातावरण शांत था। आगे बढ़ते हुए लिंग फेंग ने कहा, तुम 3 दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। ग्रे पाह बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कर्कश आवाज में कहा, बस रास्ता एक ही था। मैं हेवन डो सिटी के बाहर से तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ और सहयोग से इसी तांग की दुकान पर भी पहुंच गया। लिंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा वुहेन आखिर है क्या? ग्रे पाह बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसकी धुंधली आंखें लिंग फेंग पर टिक गईं। मैंने तुम्हारे शरीर में बेहद शुद्ध और प्राचीन लोंगजी की आभा महसूस की है। तुम आखिरकार हो कौन? लिंग फेंग ने पलटकर पूछा, और आप कौन हैं? ग्रे पाह बुजुर्ग काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने हाथ उठाया। उसके शरीर से निकलने वाली आभा लिंग फेंग के डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल से लगभग एक ही स्रोत की लग रही थी, लेकिन उसका वुहेन अधूरा था। उसमें सड़न और दरारों के निशान दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग की आवाज कांप उठी, मेरा नाम लॉन्ग युआन है। तुम्हारा वुहेन आखिर कहां से आया? लिंग फेंग ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, कियानगू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। लॉन्ग युआन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। कियानगू परिवार में अभी भी कोई वंशज बचा हुआ है? उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कियानगू लिंग फेंग। लॉन्ग युआन कई बार कुछ कहना चाहता हुआ रुका। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मुड़कर जाने लगा। फिर कभी मिलेंगे। लिंग फेंग वापस थांग की दुकान पर लौट आया। जिन चेंग कटोरे में बचा हुआ ठंडा थांग देखकर बार बार लार निकल रहा था। उसने पूछा, बड़े भाई क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? लिंग फेंग ने सिर हिला दिया। उसने ठंडे थांग का कटोरा उठाया और एक ही बार में पी गया। उसकी जीभ पर अभी भी तीखा स्वाद बना हुआ था। चलो अब अगली जगह के लिए निकलते हैं। तीनों ने बिल चुकाया और वहां से चले गए। जिन चेंग ने पीछे मुड़कर उस खाली गली की ओर देखा। लिंग फेंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार लॉन्ग युआन की बूढ़ी आंखें और डार्क सेक्रेड ड्रैगन की कमजोर छाया घूम रही थी। उसका मन सवालों से भर गया। लॉन्ग युआन के पास डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल था, क्या वो भी
दूसरी ओर लॉन्ग युआन गलियों से गुजरता हुआ ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा एक सुनसान जगह में मुड़ गया। वो एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर 3 बार और फिर 2 बार दस्तक दी। एक युवक ने दरवाजा खोला। अंदर बांस के पौधे उगे हुए थे। पत्थर की मेज पर ठंडी चाय रखी थी। एक लड़की एक ऐसे काले छोटे डंडे को साफ कर रही थी जिस पर लों के पैटर्न बने हुए थे। उसने लॉन्ग युआन को देखते ही पूछा, दादाजी आप इतने समय से बाहर गए थे, क्या कुछ हुआ? उस लड़की का नाम लॉन्ग याओ था। उसके पीछे एक युवक भी आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लॉन्ग युआन बैठ गया और चाय पीते हुए आज हुई घटना बताने लगा। आज मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसका नाम कियांग लिंग फेंग है। उसके पास शुद्ध डार्क सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल है। उसकी उम्र केवल 12 साल है, लेकिन वो पहले ही हुनसन बन चुका है। वो वुहान होल का सेंटिस है और वो कियांग शाओ ये का बेटा है। लॉन्ग याओ और उसके भाई लॉन्ग इन दोनों के चेहरे पर अचानक हैरानी छा गई। दोनों बेहद चौंक गए। दोनों लगभग 18 साल के थे और इतने वर्षों की कठिन साधना के बाद भी केवल 45वें स्तर की हुनसन तक पहुंचे थे। उनके और लिंग फेंग के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। युआन ने तुरंत गंभीर आवाज में कहा, बैठो। लॉन्ग इन उसकी बात सुनकर वापस बैठ गया। बूढ़े की आंखों में कड़वाहट भर गई। क्या तुम दोनों जानते हो कि उस समय कियांग परिवार की विनाश का असली कारण क्या था? भाई बहन दोनों उलझन में एक दूसरे को देखने लगे और सिर हिला दिया। बचपन से उन्हें केवल इतना पता था कि उनकी मां कियांग परिवार की वंशज थी। उन्हें जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनके नाना वर्षों से उन्हें लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे थे। वे कभी भी किसी एक शहर में लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं करते थे। लॉन्ग युआन ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। 50 साल से भी पहले कियांग परिवार किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। मैं और मेरे 2 बड़े भाई परिवार से बाहर निकले और वुहान हॉल में शामिल हो गए। हमारे परिवार की प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ने लगी, लेकिन इसी कारण क्लियर स्काई सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन को हमसे डर लगने लगा। उन्हें डर था कि हमारा पलन गुन वुहान उनके क्लियर स्काई हैमर और ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन मार्शल सोल को दबा सकता है। एक दिन जब मेरे दोनों बड़े भाई बाहर गए हुए थे, तब दोनों संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों ने मिलकर कियांग परिवार के पुराने घर पर हमला कर दिया। एक ही रात में परिवार के 300 से अधिक लोग मारे गए। लॉन्ग याओ ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहने लगे। लॉन्ग युआन ने आगे कहा, इस समय तुम्हारी मां केवल 1 महीने की थी। तुम्हारी नानी ने उसे तहखाने में छिपा दिया था, इसी वजह से वो बच गई। लॉन्ग इन ने दोनों मुट्ठियां कस ली। उसकी उंगलियों की हड्डियां तक दिखाई देने लगी। लॉन्ग युआन की आवाज और भारी हो गई। तुम्हारी मां की मृत्यु से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर केवल एक बात कही थी। उसने कहा कि मैं बदला लेने की जिद छोड़ दूं। वो चाहती थी कि तुम दोनों शांतिपूर्वक जीवन बिताओ। लॉन्ग इन की आवाज भर आ गई। आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। भारी माहौल ने जैसे सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। लॉन्ग इन ने दांत भींचकर पूछा, क्या हम इतने बड़े खून के बदले को ऐसे ही भूल जाएं? लॉन्ग युआन ने गंभीरता से कहा, इस दुश्मनी को कभी मत भूलना, लेकिन अभी बदला लेने का सही समय नहीं है। लॉन्ग इन ने दूर वुहान सिटी की दिशा में देखा। लॉन्ग याओ ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से पूछा, तो क्या हम खुद उसे ढूंढने नहीं जाएंगे? लॉन्ग युआन खिड़की के पास गया। वो दोनों से पीठ करके खड़ा हो गया। फिलहाल इंतजार करो, जब उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाए और हम भी पर्याप्त शक्ति जमा कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। सूरज ढलने लगा और आसमान लाल हो गया। लॉन्ग इन बाहर आया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं अपनी पूरी ताकत से साधना करूंगा। मैं मजबूत बनूंगा और अपने हाथों से कियांग परिवार का बदला लूंगा। रात का अंधेरा फैल गया। तीनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप हेवन डाउ सिटी छोड़ दिया। लॉन्ग युआन ने पीछे मुड़कर उस होला तांग की दुकान की दिशा में देखा। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर उत्तरी द्वार के बाहर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद तीनों एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गए। पूरे रास्ते उन्होंने मशाल तक नहीं जलाई। वे अंधेरे में शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे। लॉन्ग युआन के कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम में वो बहुत लंबी दूरी पार कर रहा था। भाई बहन उसके पीछे चल रहे थे। उनकी सांसें स्थिर थी। वे लंबे समय तक इस तरह यात्रा करने के आदी हो चुके थे। लगभग आधे घंटे बाद लॉन्ग युआन अचानक रुक गया। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। लॉन्ग इन ने धीमी आवाज में पूछा, नाना? लॉन्ग याओ का दिल खस गया। उसने तुरंत अपनी फालोंग गन को कसकर पकड़ लिया और चारों ओर सतर्कता से देखने लगी। लॉन्ग युआन की कर्कश आवाज जंगल की शांति में गूंजी। इतनी दूर से हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, थके नहीं? आसपास केवल हवा से हिलते पेड़ों की आवाज थी। लॉन्ग युआन की हथेली में डार्क सेक्रेट ड्रैगन की कमजोर छाया अचानक प्रकट हुई। सड़ चुकी और क्षीण शक्ति के बावजूद 93 जी फंगो दौलों की हुलनी का भयंकर दबाव चारों ओर फैल गया। उसने हाथ उठाया। एक काले ड्रैगन के आकार की प्रकाश किरण अचानक घने जंगल में जा घुसी। एक जोरदार धमाका हुआ। 10 से अधिक पेड़ एक साथ टूट गए। धूल और धुआं धीरे धीरे छन गया। तभी 2 ऐसे अधेड़ पुरुष सामने आए जिनके चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते थे। उनके शरीर से निकलने वाला अदृश्य दबाव हवा तक को जमा देने वाला था। वे थे वुहान हॉल के कियांग जुन और जियांग मो, 2 शक्तिशाली हुनदोर। लॉन्ग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। एक नजर में उसने उन दोनों को पहचान लिया। ये वही 2 चचेरे भाई थे जिनसे वो 60 से अधिक वर्षों से नहीं मिला था।